इकोनॉमिक्स क्लास। तो देखो इकोनॉमिक्स में जो बुक हम स्टार्ट करेंगे उस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सच कहूं तो पूरी की पूरी कंप्लीट बुक किस चीज की है? थ्योरी की। थ्योरी मतलब याद करने वाला काम, थ्योरी मतलब लिखने वाला काम, सॉल्व करने वाला काम नहीं, लिखने वाला काम। ठीक है, मतलब यहां पर तुम्हारे पास लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले ना इसके 3 शब्दों को जरा ध्यान से देखो। डेवलपमेंट, हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन की क्या कंडीशन है, हमारी कंट्री के अंदर रोड की क्या कंडीशन है, हमारे देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी है, हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, जितने मुद्दे मैंने काउंट करवाए इससे भी कई गुना ज्यादा मुद्दे हैं हमारे देश में, जिसको लेकर हम लगातार क्या करते रहते हैं? डेवलपमेंट करते रहते हैं। एक एक करके सारे मुद्दे आएंगे इस बुक के अंदर और हम उसकी पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट किसकी? इंडिया की। मतलब इंडिया के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब देश आजाद हुआ था? 1947। कौन से ईयर में हमारे देश को आजादी मिली थी? 1947 में। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ था और आज तक हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन आया है, पहले कैसा था और अब कैसा है, इंडिपेंडेंस से पहले की कंडीशन और इंडिपेंडेंस से बाद से लेकर अब तक की कंडीशंस क्या क्या हुई हैं, तो वो सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम तुम अपने रजिस्टर में डाल सकते हो, चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हेडिंग डालो अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर, यह हेडिंग पुट करो, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो तुम्हें मालूम है ना हमारे देश में इंडिपेंडेंस कब आया? हमारे देश को स्वतंत्रता, हमारे देश को आजादी कब मिली? अभी मैंने बताया हमारे देश को आजादी मिली 1947 में। ठीक है, तो जिस साल हमारे देश में इंडिपेंडेंस आया उसकी शाम को हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी? क्या हमारा देश तरक्की में था? नहीं। क्या हमारा देश बहुत ताकतवर था उस समय? नहीं। क्या हमारे देश को अंग्रेजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर रखा था? हाँ। क्या उसने हमारे देश का नाश कर दिया था? हाँ। जब हमारा देश आजाद हुआ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई मिठाई का डब्बा है, मिठाई का डब्बा, जब मिठाई के डब्बे में चींटी लग जाती है ना तो सारी की सारी मिठाई चट कर देती हैं, और जब मिठाई चट कर देती हैं डब्बा खाली हो जाता है तो डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल यही हालात हमारे देश के थे। हमारे देश के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे थे। कब? जब हमारे देश को आजादी मिली। आज तो हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया है। हेल्थ सेक्टर जबरदस्त हो गया है, एजुकेशन सेक्टर जबरदस्त हो गया है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कमाल की हो गई है, बैंकिंग सिस्टम बड़े जबरदस्त हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी पहले से बेहतरीन हुआ है, टेक्नोलॉजी का लेवल भी बहुत जबरदस्त हो चुका है। समझ रहे हो? बहुत परिवर्तन आए। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत उसी साल से होगी जिस साल हमारे देश को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। और कब आजादी मिली थी? 1947 में। तो 1947 में जब हमारे देश में आजादी मिली और आजादी की शाम को हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मतलब शुरुआत करेंगे उन्हीं दिनों से जिन दिनों हमारे देश में से अंग्रेज चले गए थे। लड़कर नहीं गए, प्रॉपर एक कानून के द्वारा गए। ठीक है, खैर इतना पॉलिटिकल इकोनॉमी हम नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी कैसी। इतनी बात तो अब तक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। तो पहले तो ये पता चलना चाहिए
कि इंडिया की इकोनॉमी की जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिया की इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी का हम फैसला किसके आधार पर करेंगे? तो देखो, इंडिया की इकोनॉमी अगर तुम जानना चाहते हो ना, हमारा देश जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। हमारा देश किस चीज के लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चर के लिए। तो इंडिया की इकोनॉमी को जब तुम पढ़ो तो ये ध्यान रखना कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। क्या हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर जबरदस्त था? था तो कैसा था? तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि हमारे देश की ताकत है। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं क्या कोई नए नए कारखाने खुले थे? मतलब कि हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। हमारे देश के अंदर क्या नई नई इंडस्ट्रीज थी उस समय? क्या हमारे देश के अंदर कंप्यूटर की इंडस्ट्री थी? क्या हमारे देश के अंदर कार मैन्युफैक्चर होती थी? क्या हमारे देश के अंदर हेलीकॉप्टर के, एरोप्लेन के इंजन बनते थे? तो क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा खासा था या नहीं था? और जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था। फॉरेन ट्रेड, देखो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है विदेश। फॉरेन का क्या मतलब होता है? फॉरेन का मतलब होता है विदेश। मतलब विदेश के साथ हम व्यापार करते थे। तो कैसे करते थे? मतलब हमारे देश के एक्सपोर्ट की क्या हालत थी और हमारे देश के इंपोर्ट की क्या हालत थी। क्या हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता था या फिर सिर्फ इंपोर्ट ही करते रहते थे? एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपना माल दूसरे देशों में बेचना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों का माल अपने देश में लाना, मतलब कि खरीदना। यह कहलाता है बेचना और यह कहलाता है खरीदना। तो हम तीन बातें करेंगे। कितनी बातें करेंगे? सिर्फ तीन बातें करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो हम तीन चीजों पर ध्यान देंगे। क्या हमारा एग्रीकल्चर अच्छे लेवल का था या बहुत ही घटिया लेवल का था? क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन, क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन बहुत बेहतरीन थी या बहुत ही खराब थी? क्या हमारे देश का फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था या बुरा था? इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। तो इस बात को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखो नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट में मैं वो लिखना जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी इक्वल टू एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस, मैंने शॉर्ट में लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना। एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस, और क्या आता है इसके अंदर? इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस, और क्या आता है इसके अंदर? फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर। कौन कौन से तीन सेक्टर इंडस्ट्री, कौन कौन से तीन सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में चुने जाते हैं? नंबर 1 है एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 2 है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और नंबर 3 है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। तो देखो मैंने ना ये एक के नीचे एक लिख दिया क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी थी। तुम इस चीज को एक ही लाइन में लिख देना, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, तीनों शब्दों को एक ही लाइन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो हमारे देश की अगर तुम इंडियन इकोनॉमी को कंसीडर करते हो तो तुम्हें इन तीनों सेक्टर की हालत को समझना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले मैं किसकी बात करूंगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर की। देखो बोर्ड पे, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको फार्मर कहते हैं। बताओ, खेती बाड़ी का काम, एग्रीकल्चर का काम कौन करेगा? एक टीचर थोड़ी ना करेगा, फार्मर करेगा। तो अक्सर इसके अंदर जो काम करते थे ना लोग, वो फार्मर लोग थे। और कमाल की बात यह है कि जितने भी फार्मर लोग जिस लैंड पर काम करते थे वो उस लैंड के मालिक कहलाते थे। वो उस लैंड के क्या कहलाते थे? मालिक, जमींदार, जिसको हम बोलते हैं लैंड ओनर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें ना उस जमीन पर काम करो और तुम उस जमीन के क्या माने जाओगे? मालिक माने जाओगे, मालिक, ओनर।
तो बताओ खुशी से काम करोगे ना, ये इज्जत मिलेगी तुम्हें, इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो उस समय जितने भी फार्मर लोग थे बड़ी खुशी से काम करते थे और वो उस जगह के क्या कहलाते थे, मालिक कहलाते थे, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी, कोई गुलामी वाली बात नहीं थी। लेकिन ये कहानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की। ये कहानी कब की थी? ये कहानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की। अब जब अंग्रेज आए हमारे देश में, जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा यार एग्रीकल्चर तो बड़ा जबरदस्त है इनका, इतना जबरदस्त किसान है, इतनी दिनों रात मेहनत करता है, अपनी जमीन पर तो ये ऐसे काम करते हैं जैसे इनकी माँ है, माँ की सेवा जैसे करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही जमीनों को जोतते हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा इतनी मेहनत करने वाले लोग तो हमें कहीं नहीं मिलेंगे, इनकी जमीनों पर कब्जा करो, इनको गुलाम बनाओ, इनकी जमीनें हथिया लो। और फिर पहले तो ये लैंड के क्या कहलाते थे, मालिक कहलाते थे किसान लोग। जितने भी किसान लोग थे, जितने भी फार्मर थे, पहले वो क्या कहलाते थे, लैंड ओनर। लेकिन अब ये लैंड ओनर कौन बन गए, अंग्रेज लोग बन गए। जमीनों के मालिक कौन हो गए, अंग्रेज लोग। और ये क्या बन गए, फार्मर, किसान जो थे वो क्या बन गए, वो बन गए नौकर। वो क्या बन गए, नौकर बन गए। पहले क्या होता था, जितनी भी खेती करी, जितनी भी पैदावार हुई उसको मार्केट में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे, मार्केट में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होने लगा और अब ये लैंड ओनर नहीं रहे, अब ये सिर्फ क्या बनकर रह गए, गुलाम बनकर रह गए, नौकर बनकर रह गए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे किस पर प्रहार करा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा फायदा उठाया, अंधा पैसा बनाने के लिए और पैसा गमन करने के लिए इस्तेमाल करा और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दिनों रात खराब करा। तो मैंने तुम्हें नंबर 1 पॉइंट लिखवाया है, अब लिखो नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा, इसी की बात करूंगा जो मैंने समझाया है। तो लिखो नंबर 2 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के आगे लिखो, इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर के आगे लिखो। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं ना कि देश की जो नींव थी, हमारे देश की जो नींव थी वो और कुछ नहीं थी, एग्रीकल्चर सेक्टर ही थी। और अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जो गलत सलूक करा है वो किसके साथ करा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही करा है। वैसे तो उन्होंने हमारा सब कुछ ही बर्बाद कर दिया था, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करी थी उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो लिखो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लिखो इट वॉज अ सेल्फ कंटेन्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेल्फ कंटेन्ड। It was a self-contained rural economy। रूरल का मतलब होता है गांव वाला एरिया। बताओ ये जो खेती बाड़ी होती है ऐसी एरिया में तो होती है, रूरल एरिया में, गांव देहात में ही होती है, ठीक है, शहरों में थोड़ी ना होती है खेती। इट वॉज अ सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में क्या था, एक इकोनॉमी था। अगर तुमसे बोले ना कि इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर क्या होता था, तो इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होता था। इतने अव्वल दर्जे का कपास तैयार होता था कि मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। ऐसे ऐसे मसाले तैयार होते थे कि अंग्रेजों की हालत हरी हो जाती थी उन मसालों के दामों को सुनकर। इतनी कमाल की खेती हमारे देश के अंदर चला करती थी, इन्होंने सब बर्बाद कर दी। इट वॉज अ सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी, सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी वेयर कल्टीवेटर्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेयर कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मतलब किसान लोग, कल्टीवेटर्स मतलब फार्मर। कल्टीवेटर्स उसे ही तो कहते हैं जो हल चलाते हैं, कल्टीवेटर उसे ही तो कहते हैं जो बीज बोते हैं, कल्टीवेटर उसे ही तो कहते हैं जो खेती करते हैं, मतलब कि फार्मर। वेयर कल्टीवेटर्स, तो बताओ कल्टीवेटर्स क्या माने जाते थे, जमीनों के मालिक, मतलब उस पर मेहनत भी कर रहे हैं और मालिक भी हैं। देखो कितनी बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे ये अधिकार छीन लिया। तो मैं यही लिखवा रहा हूं,
वेयर कल्टिवेटर्स वर द लैंड ओनर्स, कल्टिवेटर्स वर द लैंड ओनर्स। तो ये लैंड ओनर्स थे, जमीनों के मालिक थे। मालिक समझते हो? तो बताओ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आई, मतलब जब हमारे देश में अंग्रेज आए, जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो तब भी ये कल्टीवेटर क्या लैंड ओनर बने रहे? नहीं, नौकर बन गए। लिखो इसी के अंदर, लैंड ओनर के बाद फुल स्टॉप लगा दो, लैंड ओनर के बाद फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो, बट आफ्टर ब्रिटिश रूल, बट आफ्टर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के बाद, बट आफ्टर ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर, आफ्टर ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होने लगा, एक्सप्लॉइटेड। बट आफ्टर ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटेड की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है किसी का दुरुपयोग होना, किसी का शोषण होना, किसी के साथ गलत व्यवहार होना। तो इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद कर दिया, मतलब उसका दुरुपयोग करा। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वो इससे अंधाधुंध क्या कमाते थे? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा। तो वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से अंधाधुंध क्या कमाने लगे? पैसा कमाने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खूब एक्सप्लॉइट करा। कहते नहीं है, मुझे पता है वो एक खजाना मिल गया, मैंने सारा खजाना लूट लिया। तो इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा लूट लिया। वैसे तो पूरा देश ही लूटा था, है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा एजुकेशन सेक्टर, हमारा सब कुछ ही लूट लिया इन्होंने, पूरा का पूरा ट्रेड ही हिलाकर रख दिया। तो मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी में 3 होते हैं। अभी मैंने तुम्हें नंबर 1 बताया एग्रीकल्चर सेक्टर। अंग्रेजों के आने से पहले अच्छी कंडीशन थी, और अंग्रेजों के आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो देखो, जहां जहां अंग्रेज पहुंचे, वहां वहां इन्होंने हमारी चीजों को बर्बाद करा। तुम्हें एक बात मालूम होगी, हमारा देश जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हस्तशिल्प, मतलब कि हाथों की कारीगरी। हाथों से इतनी बढ़िया कारीगरी करते थे, अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाया करते थे, अलग अलग तरह के कपड़ों पर डिजाइन किया करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे देश के ऐसे ऐसे उद्योग खुले हुए थे जहां पर हैंडीक्राफ्ट्स की मुंह मांगी कीमत मिलती थी, मतलब जो कीमत मुंह से निकल जाए वो कीमत सामने वाले को देनी पड़ेगी। सोने के सिक्के तक हमारे देश के अंदर आते थे, सामान लेकर जाते थे और सोने के सिक्के देकर जाते थे। उस लेवल का हैंडीक्राफ्ट हमारे देश में तैयार होता था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का सिस्टम जो है पूरा का पूरा धीरे धीरे करके खत्म करना शुरू करा, बर्बाद करना शुरू करा। देखो, अभी ना चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, बस अभी चैप्टर का सिर्फ क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी मैंने तुम्हें मोटे मोटे तौर पर बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी बर्बाद करा, और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको भी बर्बाद करा। कैसे बर्बाद करा, एक एक बात बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अब लिखो नंबर 3 पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी। तो लिखो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, तो मैंने पहले ही बताया हमारा देश जाना जाता था हाथों की कारीगरी के लिए, ठीक है। तो पहले तो राजा महाराजा होते थे, तो वो बड़ी कदर करते थे इन हैंडीक्राफ्ट की, लेकिन जब ये अंग्रेज आए, इन्होंने मामला कर दिया सेट। अब लिखो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, लिखो इट वॉज वर्ल्ड फेमस, बोर्ड पे लिखा हुआ है,
कहते नहीं है ये चीज तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस मतलब पूरी दुनिया में फेमस है, और सच है ये बात, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस थे। इट वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। इट वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए फेमस था, फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज लोग आए, इन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को ही बिगाड़ के रख दिया। तो लिखो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, फुल स्टॉप लगा दो, लिखो बट आफ्टर ब्रिटिश रूल, but after British rule the industrial sector was destroyed. After British rule the industrial sector was destroyed, मतलब हमारा पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर इन लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लॉइटिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटिंग का मतलब वही होता है शोषण करना। इन्होंने क्या करा था, देखो बोर्ड पे मैंने ये बताया कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हैंडीक्राफ्ट बड़े पैमाने पर बिकता था, हाथों से बनी हुई चीजें खूब बिकती थी, ऐसे ऐसे नमूने, ऐसी ऐसी मूर्तियां, ऐसी ऐसी कारीगरी भरी चीजें कमाल के रेटों पर बिकती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा ना कि यार इनकी ये चीजें तो बड़ी कमाल की बिकती हैं, एक काम करो इनका धंधा बंद करो और अपने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतारो, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने हमारे पूरे की पूरी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, हमारे पूरे के पूरे देश की मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की भरमार कर दी और ऐसे ऐसे कानून बनाए कि हैंडीक्राफ्ट को गायब कर दिया बिल्कुल। अगर आराम से मान ले तो आराम से मान लो, नहीं तो मार काट करो, तो हैंडीक्राफ्ट का नामो निशान खत्म करने पर उतारू हो गए। और पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन से वाले प्रोडक्ट भर दिए, पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट भर के रख दिए। तो फिर पूरी इंडस्ट्री में क्या दिखने लगा, ब्रिटिश का प्रोडक्ट बिकने लगा और ब्रिटिश का प्रोडक्ट दिखने लगा बस, और हमारा हैंडीक्राफ्ट गायब होता चला गया। तो देखो यही लिखवा रहा हूं, बट आफ्टर ब्रिटिश रूल द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग का मतलब होता है फायदा उठाना, इन्होंने हमारी डोमेस्टिक मार्केट का खूब फायदा उठाया। बाय एक्सप्लॉइटिंग द डोमेस्टिक मार्केट, बाय एक्सप्लॉइटिंग द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब होता है हमारे खुद के देश की मार्केट। डोमेस्टिक कहते नहीं है ये मेरा डोमेस्टिक पेट है, मतलब मेरा घरेलू जानवर है, मतलब घर में पालतू जानवर है, मतलब जो हमारा खुद की मार्केट थी, हमारे देश के बाजारों में कौन से प्रोडक्ट भर दिए, हमारे प्रोडक्ट बंद कर दिए और अपने प्रोडक्ट भर दिए। तो देखो यही लिखवा रहा हूं, बाय एक्सप्लॉइटिंग द डोमेस्टिक मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, मतलब पूरी की पूरी डोमेस्टिक मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स भर दिए गए थे। इस तरह से उन्होंने हमारी मार्केट बर्बाद करके रख दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की जिसको अंग्रेजों ने नाश कर दिया, और वो था हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। अब मैं तुम्हें ये बात बताता हूं, ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती थी जो विदेशों में धड़ल्ले से बिकती थी। हमारे देश का जो सिल्क होता था ना, सिल्क इतना ज्यादा महीन, इतना ज्यादा बारीक दुनिया का कोई देश नहीं बना सकता था, और वो धड़ल्ले से बिकता था। हमारे देश का सिल्क इतने जबरदस्त लेवल पर बिकता था। इसी तरीके से
हमारे देश में ऐसे ऐसे स्टोन वर्क किए जाते थे, हीरे मोती के काम किए जाते थे जिनको मैं शब्दों में नहीं बता सकता था, और ये इतने बड़े लेवल पर बिकता था दूसरे देशों में धड़ल्ले से। सोना दिया जाता था बदले में, तब जाकर हमारा कपड़ा बिकता था, कपड़े के बदले सोना आता था हमारे देश के अंदर। और जब इन्होंने देखा कि हमारे देश की चीजें तो बहुत तेजी से बिक रही हैं, फिर इनकी नजर वहां पर भी गई और वहां पर भी इन्होंने अपनी चाल चल दी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे सामानों पर टैक्स लगाना शुरू करा और अपना सामान बिना टैक्स के हमारे देश में लाना शुरू करा। बताओ, तो बहुत तेजी से इन्होंने हमारे देश में फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी बर्बाद करा। तो नंबर 4 में लिखो फॉरेन ट्रेड सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर। हाँ, फॉरेन ट्रेड सेक्टर के लिए लिखना, तो ऐसा कोई आइटम नहीं था जो दूसरे देशों में बिकने में दिक्कत आती थी। हमारे जितने भी आइटम दूसरे देशों में बिकते थे बिना किसी सरदर्दी के और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकते थे, आसानी से बिकते थे और लोग खुशी से खरीदते थे। हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, देखो वर्ड पे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों में बेचना, दूसरे देशों में बेचना। और इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से खरीदना। तो हम दूसरे देशों से इतना खरीदते ही नहीं थे, हमारा तो बिकता था, हमारा तो बिकता था। अमीर इंसान किससे बनता है, बेचने से बनता है, ना कि खरीदने से। खूब बिकता था हमारा धड़ल्ले से, ऐसे ऐसे चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। सोचो जबकि हालत कैसी थी, जो अंग्रेजों से पहले का टाइम बता रहा हूं मैं। तो लिखो फॉरेन ट्रेड सेक्टर, लिखो अवर एक्सपोर्ट्स इंजॉयड, बोर्ड पे लिखा हुआ है अवर एक्सपोर्ट्स इंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। समझ रहे हो इस बात का मतलब, चलो पहले लिख लो, अवर एक्सपोर्ट्स इंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। ग्लोबल रेपुटेशन, देखो रेपुटेशन का मतलब होता है इज्जत, रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, रेपुटेशन का मतलब होता है इमेज। समझ रहे हो, हमारी, और ग्लोबल का मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब दूसरे देशों में। हमारी जो रेपुटेशन थी ना ग्लोबल लेवल पर बहुत जबरदस्त थी, इंडिया जाना जाता था अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करता था ना कोई तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, ग्लोबल रेपुटेशन थी हमारी पूरी दुनिया में। तो लिखो अवर एक्सपोर्ट्स एंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। तो मैं 2 एग्जांपल लिखवा रहा हूं बस, लिखो लाइक सिल्क, हमारे देश का सिल्क, इतना ज्यादा बारीक बुनाई, इतनी ज्यादा बारीक बुनाई, आज की मशीनें भी फेल हो जाएंगी, मशीन। ग्लोबल रेपुटेशन लाइक सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े के जो उद्योग हमारे देश में चलते थे, आज की भी कोई मशीन टेक्नोलॉजी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम सोच रहे होंगे 25-30 मिनट से फेंके जा रहा हूं, देश के बारे में फेंक नहीं रहा हूं, रियल एविडेंसेस हैं, थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी बातें असली हैं। लाइक सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर फेमस, बहुत फेमस थी, जैसे अमिताभ बच्चन फेमस है ना, उससे भी ज्यादा फेमस थी। सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी, फाइन क्वालिटी मतलब अपनी जबरदस्त क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, फाइन क्वालिटी। इतना ज्यादा बारीक बुनाई, इतनी ज्यादा फाइन बुनाई, पतला, फाइन का मतलब होता है पतलापन, कपड़ा इतना ज्यादा पतला होता था, तुम हाथ में ले लोगे ना कपड़ा लगेगा भी नहीं हाथ में कपड़ा ले रखा है, इतना ज्यादा पतला, इतना ज्यादा स्मूथ। लाइक सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी, फॉर देयर फाइन क्वालिटी मतलब कपड़े में इतना ज्यादा पतलापन था, फॉर देयर फाइन क्वालिटी। इसी में लिखना एंड मेटल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क। मेटल का मतलब होता है धातु वगैरह,
हमारे देश का जो धातु हुआ करता था, कॉपर होता था, पीतल होता था, तांबा होता था, इतने बड़े लेवल का और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था, बस कुछ कह नहीं सकते। तो बस लिख लो, लिखो एंड मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क, कीमती, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, और स्टोन वर्क मतलब रत्नों पर काम, रत्न होते थे, हीरे मोती नगीने, पता नहीं और क्या क्या होता था। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क फेमस फॉर एक्सीलेंट, फेमस फॉर एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप, एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। देखो, क्राफ्टमैन उसे कहते हैं जो कारीगर होता है, क्राफ्टमैन किसे कहते हैं, जो कारीगर होता है, और क्राफ्टमैनशिप कहलाती है कारीगरी। बताओ कारीगर किस चीज के लिए जाना चाहता है, कारीगरी के लिए। ये कारीगर बड़ा जबरदस्त है, इतनी कमाल की कारीगरी करेगा ना तुम्हारे कपड़े पर, दुनिया देखती रह जाएगी। उस लेवल के कारीगर हमारे देश के अंदर होते थे। उस लेवल की कारीगरी उस समय होती थी जब कोई मशीन नहीं थी, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई साइंस नहीं थी। उस समय हमारा देश झंडे गाड़ रहा था पूरी दुनिया में, और अंग्रेजों ने हमारा पूरा का पूरा नाश ही कर दिया। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहले कैसा था और कैसे अंग्रेजों ने बर्बाद करा। मैंने बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, कैसे अंग्रेजों ने बर्बाद करा। मैंने बताया फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसा था और कैसे अंग्रेजों ने बर्बाद करा। ये नहीं बताया अभी, वो मैं बताऊंगा। तो देखो, अगर मैंने वाली बात भी बता दी ना कि फॉरेन ट्रेड सेक्टर अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद करा, तो ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो वो वाली बात है ना, 5वें पॉइंट में लिख लो, वो वाली बात 5th पॉइंट में नोट डाउन कर लो कि कैसे इन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर नाश करा। तो जब अंग्रेजों को पता चला ना, यार इतने अच्छे लेवल का सिल्क बनाया जा रहा है, इतने कमाल कमाल की मेटल हमारे देश में होती हैं, इतनी कमाल कमाल की चीज स्टोन्स होते हैं, इतनी कमाल की कपास हमारे देश में तैयार होती है, इतने तरह का बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमारे देश में भरा पड़ा है। तब अंग्रेजों को एक लालच आ गया कि भाई भारत में जब इतना कुछ कच्चा माल पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा रॉ मटेरियल है, लोहा है, धातु है, पीतल है, तांबा है, तो लो इनका एक्सपोर्ट करना शुरू करो अपने देश में। ध्यान से समझना कि कैसे बर्बाद करा उन्होंने हमारा देश। जब इतना सारा रॉ मटेरियल हमारे देश के अंदर, इतनी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रचुर मात्रा में हमारे देश में था, तो उन्होंने इनका तो अपने देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू करा, और वहां पर इन्हीं चीजों से क्या बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। कॉटन से कपड़ा तैयार करते थे, मेटल से बर्तन बनाए जाते थे, स्टोन से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। मतलब रॉ मटेरियल से क्या बना लिया जाता था, प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से क्या बना लिया जाता था, प्रोडक्ट बना लिया जाता था, और फिर उसी प्रोडक्ट को हमारे देश में वापिस लाकर क्या कर दिया जाता था, इंपोर्ट कर दिया जाता था। बताओ, हमसे लकड़ी ली, कुर्सी बनाई और हम ही को बेच दी। कौन बेवकूफ हुआ, हम। हमारा माल लेकर हमें बेच दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर से देखो, हमसे कपड़ा लिया, पैंट कमीज बनाई, शर्ट बनाई, कोट पैंट बनाए और हमारे देश को बेच डाले। मतलब हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे। ये चाल उन्होंने चली और हमारा फॉरेन ट्रेड पूरा का पूरा बर्बाद करके रख दिया। इस तरह से उन्होंने हमारा सिस्टम बिगाड़ दिया। 5वां पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर ब्रिटिश रूल, आफ्टर ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आफ्टर ब्रिटिश रूल मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आ गई, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आ गए, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हुआ जो बोर्ड पे बनाया मैंने, आफ्टर ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, रॉ मटेरियल का क्या होने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल इंडिया से निकलकर, रॉ मटेरियल इंडिया से निकलकर कहां पर जाने लगा, ब्रिटेन में जाने लगा। वहां पर प्रोडक्ट बनने लगे, वहां पर इंडस्ट्री में काम आने लगा, वहां पर उद्योग चलने लगे। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रमोट, एक्सपोर्ट ऑफ
रॉ मटेरियल टू प्रमोट सप्लाई, बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू प्रमोट, प्रमोट भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू प्रमोट सप्लाई टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, टू प्रमोट सप्लाईज टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। मतलब ब्रिटिश में जितने भी उद्योग खुले हुए थे, ब्रिटिश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज खुली हुई थी, उन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होने लगा, धंधा होने लगा। किससे? हमारे रॉ मटेरियल से। जो हमारा रॉ मटेरियल वहां पर गया तो वहां पर काम चलने लगा। प्रमोट सप्लाईज टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में हमारा रॉ मटेरियल जाने लगा, और जब रॉ मटेरियल जाने लगा, कपड़े से शर्टें बनने लगी, लोहे से, स्टील से, इन सब चीजों से बर्तन बनने लगे, फिर उन्हीं चीजों को हमको बेच दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई, हम ही से सामान लेकर हम ही को बेच डाला। क्या करें, हम लोग उस समय गुलाम थे, करना पड़ता था। तो लिखो इंडस्ट्री, क्या फुल स्टॉप लगा दो। तो देखो हमसे ही एक्सपोर्ट करा और हम ही को ही क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। हमसे ही खरीदा और हम ही को ही बेच दिया। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स क्रिएट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स क्रिएट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तुम्हें ये बात मालूम नहीं है, लेकिन अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो जिन दिनों हमारे देश में गुलामी आई थी, उन्हीं दिनों ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। किसकी वजह से? हमारी वजह से। पहले उद्योग नहीं चल रहे थे वहां पर, पहले कुछ इतने काम धंधे नहीं थे। जब हमारा रॉ मटेरियल वहां पर गया ना, तब जाकर वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू द इंडस्ट्रियल, import of British goods create an industrial revolution in Britain, create an create an industrial revolution in Britain, industrial revolution in Britain। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया? हमारी वजह से। पहले उनके यहां पर उद्योग विद्योग कुछ नहीं चल रहे थे, सारी इंडस्ट्रीज ठप बैठी हुई थी, या फिर अगर काम धंधा था ना तो ना के बराबर था। जब हमारा रॉ मटेरियल वहां पर गया, तब उनके धंधे चलने शुरू हुए, तब जाकर क्रांति आई है वहां पर। तो देखो मैंने यही बात लिखवाई है।